16 अगस्त 1946 कलकत्ता शहर की एक सामान्य सुबह। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। बाजारों में चहल पहल थी। किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ घंटों में ही हजारों लाखों लोगों की जिंदगी तबाह होने वाली है। उनकी जीवन भर की कमाई लुटने वाली है। वो शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन था। दोपहर की नमाज के लिए कलकत्ता की मस्जिदों में भारी भीड़ जुटी। नमाज में वे अपने साथ हाथों में भाले, छुरे, गड़ासे, लाठी और बंदूक लेकर पहुंचे थे। दोपहर बाद कलकत्ता के ऑप्चर लोनी मेमोरियल के पास एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी। सभा में हिंदुओं के खिलाफ जहरीले भाषण दिए गए और एक अलग देश की मांग की गई। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या हुआ था 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में, इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। और ये वीडियो जो है वो हर शख्स को देखना चाहिए, जो भी भारतीय है, जो भी हिंदुस्तानी है। यहाँ पर लोग बात करते हैं प्रोपोगंडा की, यहाँ पर बात करते हैं लोग चालबाजी की, लेकिन इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि असली में प्रोपोगंडा और चाल क्या होती है। द केरला स्टोरी बनाना चाल नहीं है, द कश्मीर फाइल बनाना चाल नहीं है। चाल है उस सच्चाई को छुपा कर रखना, लोगों के सामने उस चीज को आने ना देना। इतिहास का ये वो पन्ना है जो कहीं ना कहीं दबा दिया गया, कहीं ना कहीं छुपा दिया गया। कोई चाहता नहीं है कि ये सच्चाई लोगों के सामने आए, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को लगाता हूं दोस्तों स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता शहर की एक सामान्य सुबह। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। बाजारों में चहल पहल थी। किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ घंटों में ही हजारों लाखों लोगों की जिंदगी तबाह होने वाली है। उनकी जीवन भर की कमाई लुटने वाली है। वो शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन था। दोपहर की नमाज के लिए कलकत्ता की मस्जिदों में भारी भीड़ जुटी। नमाज में वे अपने साथ हाथों में भाले, छुरे, गड़ासे, लाठी और बंदूक लेकर पहुंचे थे। दोपहर बाद कलकत्ता के ऑप्चर लोनी मेमोरियल के पास एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी। सभा में हिंदुओं के खिलाफ जहरीले भाषण दिए गए और एक अलग देश की मांग की गई। सभा समाप्त होते ही भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदू आबादी वाले मोहल्लों पर हमला बोल दिया। ये वो समय था जब कलकत्ता में मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी हसन सुहरावर्दी की अगुवाई में मुस्लिम लीग की सरकार थी। देश की स्वतंत्रता की तैयारियां चल रही थी। जिन्ना यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि वहाँ पर सरकार किसकी थी? वहाँ पर सरकार थी मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत ही करीबी शख्स की। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि इतिहास से सबक लीजिए कि ऐसी सरकारें कितनी घातक हो सकती हैं। और तब तो टाइम ऐसा था, तब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग भारत का पार्टीशन करने वाले थे। वो ताकतें कौन थी वो भी इस वीडियो में आगे जाने को मिलेगा। के नेतृत्व में मजहब विशेष के अधिकांश लोग अलग देश की मांग कर रहे थे। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने बम्बई में मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान की मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई। मस्जिदों में बैठकों के जरिए हिंदुओं के नरसंहार की योजनाएं बनी। शुरुआत के लिए कलकत्ता को चुना गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार थी। कहते हैं दंगे शुरू होते ही सुहरावर्दी पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गया और पुलिस को कार्रवाई से रोकता रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कलकत्ता शहर में कुल 3000 पुलिस को कार्रवाई से रोकता रहा, कंट्रोल रूम में बैठ गया और वहीं से पुलिस को बोल रहा था कि आप कोई कार्रवाई मत करो। ये वो शख्स था जो किसका करीबी था? मोहम्मद अली जिन्ना का। ये चीज नोट करने वाली है, कौन किसका करीबी है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए पता चलना चाहिए कि प्रोपोगंडा एक्चुअली होता क्या है। इस वीडियो में आगे भी पता चलेगा। 173 शव बरामद किए गए थे। हालांकि मृतकों की संख्या 20,000 के आसपास होने का अनुमान जताया जाता है। हजारों हिंदू महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की गई। विश्व में हाल के इतिहास में एक दिन के अंदर नरसंहार की संभवतः ये सबसे बड़ी घटना थी। कई दिन तक कलकत्ता के आसमान पर चील और गिद्ध मंडराते थे। इसके कुछ चित्र आज भी उपलब्ध हैं। हिंसा के इन सभी चित्रों को हमने धुंधला कर दिया है ताकि YouTube और Facebook इस वीडियो को ब्लॉक न कर दे। गूगल पर डायरेक्ट एक्शन डे सर्च करके आप इनकी सच्चाई की जांच स्वयं कर सकते हैं। बाद में अंग्रेज जज सर पैट्रिक स्पेंस की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना, जिसने माना कि मारे गए लोगों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कई गुना अधिक है। इस जांच में सुहरावर्दी और उसके कई मंत्रियों की भूमिका भी स्पष्ट रूप से सामने आई। डायरेक्ट एक्शन डे कोई दंगा नहीं बल्कि पूर्व नियोजित नरसंहार था। डायरेक्ट एक्शन डे से पहले सुहरावर्दी ने कलकत्ता के कुल 24 थानों में से 22 पर मुस्लिम थाना प्रभारी नियुक्त कर दिए। बाकी 2 पर एंग्लो इंडियन थाना प्रभारी थे। कलकत्ता के समुदाय विशेष को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली और घरों में महिलाओं और बच्चों को बाहर भेज दिया था। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली वो ये है कि विशेष समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली और अपने जो महिला और बच्चों को कहीं दूसरी जगह पर भेज दिया। ये यहाँ पर बहुत ही नोट करने वाली बात, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोपोगंडा कैसे होता है। ऐसे ही कुछ चीजें दिल्ली में भी हाल फिलहाल में हुई हैं।
जिनको दिल्ली दंगों का नाम दिया जाता है, लेकिन वो दिल्ली दंगे नहीं थे, वो भी ऐसा ही कुछ एक्शन डे था। और कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के जहन में आज भी ये एक्शन डे एक मोटिवेशन के रूप में उनके दिमाग में है, ये जहन में कहीं ना कहीं है। आगे देखिए। कलकत्ता में 2 दिन तक हिंदू नरसंहार चलता रहा। जब कोई सहायता नहीं मिली तब पेशे से कसाई गोपाल पाठा ने हिंदुओं को एकजुट करके हथियार उठाया। इस पर हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे जब हिंदुओं का ये नरसंहार चल रहा था तब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी क्या कर रहे थे। गांधी जी बंगाल गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग और उसके दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा में हथियार उठाने वाले हिंदुओं को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए। गांधी जी ने हिंदुओं से हथियार डालने की अपील की। डायरेक्ट एक्शन डे के मात्र ध्यान से सुनिए, ध्यान से। क्या किया गया? महात्मा गांधी वहां गए जरूर, लेकिन किया क्या वहां पर? हिंदुओं से शांति की अपील की गई। सिर्फ किससे? सिर्फ हिंदुओं से। सिर्फ हिंदुओं से शांति की अपील की गई कि मर गए तो मर गए, अब आप एक्शन मत लीजिए। मतलब यही सब होता रहा है पिछले 70-65 साल की जो राजनीति है, उसमें यही तो सब होता रहा है। एक तरफ से चाल चलती है दूसरी चीज, और यहाँ पर बोला जाता है अब एक्शन मत लो। 3-4 दिन हो जाते हैं तो सरकार तो बोल ही देती है एक्शन मत लो, ठीक है, आप कुछ मत करो, दंगे रुक जाएंगे अपने आप। अब मर गए, भूल जाओ उनको। कश्मीर में हिंदू पलायन कर गए, भूल जाओ। द केरला स्टोरी में न जाने कितनी हजार लड़कियां गुम हो गई, भूल जाओ। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, ये भी भूल जाओ हिंदुओं, और ये बोलो कि विशेष समुदाय हमारा बहुत ही प्यारा अच्छा भाई है। आगे देखो। 2 महीने बाद नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ। उस समय यही सोहरावर्दी महात्मा गांधी का बहुत प्रिय बन चुका था। बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश चला गया और वर्ष 1956 में वहाँ का प्रधानमंत्री बना। 16 अगस्त 1946 के दिन कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की एक झलक 23 फरवरी 2020 को हम दिल्ली में देख चुके हैं। यहाँ भी बिल्कुल उसी तर्ज पर हिंदुओं पर हमले किए गए थे। डायरेक्ट एक्शन डे एक मॉडल है जो आज भी भारत की एक बड़ी आबादी के मन मस्तिष्क में छपा हुआ है। वो हर समय इसकी तैयारी में है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी सरकारों ने डायरेक्ट एक्शन डे को स्कूली पुस्तकों से गायब कर दिया, ताकि भारतीयों की आने वाली पीढ़ियां कभी अपने इतिहास से कोई सबक न लेने पाए। तो दोस्तों अभी आपने ये वीडियो देखा, ये जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, और इस डायरेक्ट एक्शन डे में ना जाने कितने हिंदुओं को मार दिया गया। किसके द्वारा? विशेष समुदाय के द्वारा। और ये विशेष समुदाय हमेशा ही एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें करता है। जुम्मे की नमाज होती है, उस जुम्मे की नमाज में वो विशेष समुदाय हमेशा एक प्लान बनाता है, और उसी प्लान के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है। और हिंदू बेचारे जो अपने भाईचारे में, अपने सेकुलरिज्म में इतने अंधे हो गए हैं आज के जमाने में भी कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किसके आसपास रह रहे हैं, कौन उनके आसपास रह रहा है। कहते हैं जंगल में जब शेर आता है तो उसकी आहट भी हो जाती है। जंगल में कोई जंगली जानवर अगर आता है और वो जंगली जानवर अगर इंसानों की बस्ती के अंदर घुस जाता है तो इंसान अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके आसपास भी कुछ ऐसे ही जंगली जानवर हैं, सबकी बात नहीं करते हम, लेकिन कुछ ऐसे जंगली जानवर आपके आसपास हैं जिससे आपको अलर्ट होना चाहिए, जिनसे आपको अलर्ट होना चाहिए। कौन थे? गोपाल पाठा, जिन्होंने हिंदुओं की उस वक्त रक्षा करी। सरकारी आंकड़ा तो बहुत ही कम है, लेकिन अनऑफिशियल डाटा जो है वो उसी को लोग मानते हैं, क्योंकि अनऑफिशियल डाटा जो होता है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ऑफिशियल डाटा से ज्यादा होती है। जैसे कोविड में मरने वाले लोगों की जो संख्या थी वो सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा थी। द केरला स्टोरी में गायब हुई लड़कियों की जो सरकारी आंकड़े में संख्या है वो कम है, लेकिन एक्चुअल डाटा हमेशा ज्यादा होता है। ऑन ग्राउंड पोजीशन बहुत ज्यादा होती है जिसको सरकारें वेरीफाई नहीं करती, क्योंकि इससे बदनामी सरकारों की होती है। तो गोपाल पाठा कौन था पेशे से? वो एक हिंदू था, एक प्राउड हिंदू था, लेकिन पेशे से वो एक कसाई था। और कसाई को पता है कि उसे कब कौन कैसे काटना है, इसीलिए उसने हिंदुओं को संगठित करा, उनको ट्रेनिंग दी और हिंदू संगठित हुआ। तो उसके बाद यहाँ से भी रिप्लाई शुरू हुआ। जैसे कि हमारे विद्वान साइंटिस्ट कहते हैं, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी हुआ गोपाल पाठा के अगुवाई में। और जब सिचुएशन चेंज होने लगी तो हमारे दिल्ली से सेकुलरिज्म के मसीहा ये वहां पर गए और इन्होंने किससे अपील करी? शांत रहने के लिए इसने अपील करी गोपाल पाठा से कि शांत हो जाओ। गोपाल पाठा ने कहा कि हिंदुओं को बचाने के लिए अगर मुझे एक कील भी इस्तेमाल होती है, सोचो। ये वो शख्स था। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि निर्दोषों को मारो। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जो आरोपी, जो कसूरवार है, उनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने अधर्म का साथ
साथ दिया, अपने जीवन भर उनको उनके साथ युद्ध करने की बात जो है वो भगवत गीता में कही गई है। भगवत गीता भाई को भाई से नहीं लड़ाती है। भगवत गीता से पहले शांति के बहुत सारे संदेश दिए गए थे, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान उन सेकुलर अर्जुनों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आज भी समाज में ये समझ के बैठे होते हैं, अन्याय होने के बावजूद भी जिनकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है, जो सामने हो रहे अन्याय को भी देख नहीं पाते। ऐसे अर्जुन इस समाज में आज भी हैं, जिन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता है, जो ये जानते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, लेकिन क्योंकि मुझे ये सब करके मिलेगा क्या, इसलिए वो सारे अर्जुन जो है वो कहीं दुबक के छुप के बच जाना चाहते हैं। वो इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में पीछे बैठना चाहते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये सब करके मुझे मिलेगा क्या, क्योंकि वो सामने जो अन्याय हो रहा होता है, जो अन्याय हुआ होता है, उसको वो अर्जुन नजरअंदाज करते हैं। तो भगवान कृष्ण जब संदेश देते हैं, उन सब अर्जुनों को भगवत गीता का उपदेश दिया गया है ऑलरेडी कि भैया आपको अपने धर्म से कर्म से पीछे नहीं हटना है। आप जब युद्ध क्षेत्र में आ गए हो, अब यहाँ से पीछे हटने का रास्ता नहीं है। पीछे हटने का रास्ता तब तक था जब तक आप उस युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, जब तक आप उस कुरुक्षेत्र में नहीं थे, तब तक ही आपको युद्ध से पीछे हटने का रास्ता था। वो रास्ता उस वक्त बंद हो चुका था। ये बात अर्जुन को नहीं समझ में आ रही थी। भगवान कृष्ण जी ने अपनी लीला करके, क्योंकि वो तो 64th डायमेंशन में रहने वाले हैं, तो उन्होंने रोक दिया था ना समय को जब वो भगवत गीता का संदेश दे रहे थे। लेकिन कुछ मूर्खों को वो बात भी समझ में नहीं आती है। अरे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं, जिनको उन आयामों का नहीं पता है, जिनको डायमेंशंस का नहीं पता है। तो अब वो बोलेंगे लेफ्ट और राइट जाने में क्या होता है। लेफ्ट और राइट में आप अपने ही प्रतिरूप को अपने साथ में खड़ा कर सकते हैं, अपने दाएं या बाएं, उसको कहते हैं वक्त में दाएं और बाएं जाना, आगे और पीछे मतलब फ्यूचर में और पास्ट में। ऐसे ही 11 डायमेंशंस होते हैं। साइंटिस्ट भी मानते हैं। आज एक थ्योरी लिखी गई है कि टाइम में हमारे कितने 11 आयाम प्रूव्ड है, लेकिन हिंदू शास्त्र कहते हैं 64 डायमेंशन होते हैं। तो ऐसा ही संदेश दिया गया कृष्ण के द्वारा, वक्त रोककर अर्जुन को संदेश दिया गया कि अर्जुन तुझे अपना कर्म करना है, तुझे फल की चिंता नहीं करनी है। तेरा जो इस वक्त धर्म है, तेरा जो इस वक्त कर्म है, वो युद्ध है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, कर्तव्यों से आपको परिचित करवा रहा हूँ और आपको अपने कर्तव्य से परिचित होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसमें ना जाने कितने हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया था। इसके ऊपर मूवी बनाने जा रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी, लेकिन अब बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है दीदी, उन्होंने उनके ऊपर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि विवेक अग्निहोत्री को बीजेपी फंड करती है। देखो झूठ भी इनका किस लेवल का होता है। एक सच्ची चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ दो, और क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो इस चीज को नकार देंगे, अरे ये तो इनकी पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन वो मुद्दे की बात को छुपा देना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही मूवी बनने जा रही है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, जिसमें वो डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर मूवी बनाएंगे और उसमें पोल खोली जाएगी। अब जो दीदी हैं उनको बुरा लग रहा है, वो कह रहे हैं बीजेपी इस मूवी को फंड कर रही है। केरला स्टोरी तो उन्होंने वहां पर बैन कर दी है, तो अब उनके ऊपर भी डिफेमेशन केस लगा दिया है। विवेक जी ने ठान ली है कि अब वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें हिंदुओं को पता होनी चाहिए, हमारे समाज को ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपके आसपास ऐसे जंगली जानवर भेड़िए घूम रहे होंगे, तो आपको अपने घरों के आसपास बाढ़ की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, प्रोटेक्शन जरूर करनी चाहिए। अगर आप उस प्रोटेक्शन में नहीं हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। ना जाने कौन भेड़िया आपको कहां से उठाकर ले जाए, मार दे, कुछ भी कर दे, है ना। भेड़िया है, जानवर है, वो जंगली जानवर है, वो नहीं आपकी भाषा, आपके बर्ताव से, आपके भाईचारे से उस जानवर को कोई फर्क पड़ता नहीं है। उस जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जानवर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ भेड़िए मनुष्य रूप में भी घूम रहे हैं, मैंने ऐसे सुना है। बहुत सारे सालों से हम ये चीज सुनते भी आ रहे हैं कि ऐसे कुछ भेड़िए हैं जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, और आज भी ऐसे भेड़िए कुछ ऐसा ही एक्शन डे करना चाहते हैं। कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए एक बार पुलिस हटा दो और डायरेक्ट एक्शन डे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे भेड़िए समाज में हैं, इसके लिए आपको अपने आंखों से सेकुलरिज्म का चश्मा, ये जो चश्मा है ये सेकुलरिज्म का चश्मा है, इस चश्मे को उतारने की जरूरत है। ये नहीं आपकी आंखों में जो पड़ा हुआ वो है सेकुलरिज्म का चश्मा, उसको उतारो, उन भेड़ियों को आइडेंटिफाई करो, अपने आसपास सुरक्षा का कवच बना लो, और उस सुरक्षा के अंदर भी अगर भेड़िया घुस आए तो फिर आपको अंदर की सुरक्षा भी
देखनी है तो आपको, जैसे कि गोपाल पाठा जी ने भी कहा था कि मैं एक कील भी अगर हिंदुओं को बचाने में काम आएगी तो मैं उस कील को भी आत्मसमर्पण या बहुत दूर की बात है, तो आप भी वैसा ही कीजिए। आप भी अपने अंदर की और बाहर की सुरक्षा जो है वो पुख्ता कीजिए, अवेयर रहिए, समाज को इस रिलीजन परिवर्तन से इस समाज को बचाइए। दोस्तों ये सारा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।